नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को अर्धसैनिक बलों ने हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक इमरान को कथित करप्शन के मामले में इस्लामाबाद अदालत कैंपस से हिरासत में लिया गया है। इमरान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इमरान खान के सहयोगी और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने उर्दू में ट्वीट कर कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर रेंजरों का कब्जा है, वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इमरान खान की कार को घेर लिया गया है। फवाद ने लिखा, इमरान खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से रेंजरों ने अपहरण कर लिया है। वहीं इमरान की इस तरह गिरफ्तारी पर आपत्ति जताते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद के पुलिस चीफ और अन्य को 15 मिनट के अंदर अदालत में पेश होने के लिए कहा। वहीं पुलिस प्रमुख ने कहा है कि इस्लामाबाद में स्थिति सामान्य है, लेकिन शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे। उन्हें राष्ट्रीय खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। बता दें, इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट 1 मई को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद द्वारा जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि इमरान खान पर NB अध्यादेश 1999 की धारा 9A के तहत भ्रष्टाचार का आरोप है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। वारंट में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान खान का एक रिकॉर्डेड संदेश भी जारी किया गया है, जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं को वास्तविक आज़ादी के लिए बाहर आने को कह रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को अलग थलग करने के लिए टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं। जवान पार्क में पूर्व पीएम इमरान खान का घर है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं से मिलने के बाद अब मंगलवार को नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक से मुलाकात की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भुवनेश्वर में मुलाकात को लेकर बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने जानकारी साझा की। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा, हमारी दोस्ती जग जाहिर है और हम कई साल पहले सहयोगी थे। आज किसी भी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बता दें, नीतीश कुमार ने कथित तौर पर व्यक्तिगत संबंधों पर जोर दिया और पटनायक से राजनीतिक चर्चाओं के बारे में चिंता न करने को कहा। नीतीश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने के लिए समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एकजुट करने के मिशन पर हैं, जबकि नवीन पटनायक हाल के वर्षों में किसी भी गठबंधन से दूरी बनाए रखे हुए हैं, चाहे वो भाजपा या कांग्रेस के नेतृत्व में हो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के मुस्लिम ओबीसी आरक्षण मामले पर सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा की जा रही सार्वजनिक टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो इस पर बयानबाजी क्यों की जा रही है। लाइव लॉ के मुताबिक सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कर्नाटक चुनावी रैली के दौरान इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई टिप्पणियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के सामने किया। जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की बेंच ने इस तरह की बयानबाजी पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान दवे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री यह बयान देते हैं कि उन्होंने मुसलमानों का आरक्षण वापस ले लिया है। लाइव लॉ के मुताबिक उन्होंने इसके आगे कहा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ने पहले ही अदालत में एक अंडरटेकिंग दिया है कि फैसला लागू नहीं किया जाएगा। दवे ने यह भी कहा कि अदालत को दिए गए अंडरटेकिंग के बावजूद इस तरह का बयान देना अदालत की अवमानना है। जस्टिस नागरत्न ने इस पर कहा, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो नेता इस मसले पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाहता। दवे आवेदन दायर कर सकते हैं। हम नहीं जानते हैं कि किस बयान को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दवे ने कहा, अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण असंवैधानिक है और भाजपा ने इसे हटा दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक इस पर तुषार मेहता ने कहा, अगर कोई कहता है कि वे धर्म आधारित आरक्षण के खिलाफ हैं तो ये पूरी तरह से उचित है। धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। दवे ने इसका विरोध किया और कहा, यह धर्म आधारित आरक्षण नहीं था। इस पर लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस जोसेफ ने कहा कि आप सॉलिसिटर जनरल हैं, आप इस मामले में पेश हो रहे हैं, आप अदालत में बयान दे सकते हैं, लेकिन इस मसले पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी पूरी तरह से अलग है। आगे कहा कि हम इस मुद्दे को इस तरह से राजनीतिक
नहीं होने दे सकते। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते हुए आज मंगलवार को कहा कि लगता है कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं है। बता दें, हाल ही में अशोक गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार को बचाने में उस समय मदद की थी जब सचिन पायलट ने कुछ विधायकों के साथ 2020 में विद्रोह किया था। पायलट ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की, फिर वो कहते हैं कि एक भाजपा नेता ने उनकी सरकार को बचाने में मदद की। उन्हें इस विरोधाभास को स्पष्ट करना चाहिए। पायलट ने गहलोत पर अपनी ही पार्टी के विधायकों का अपमान करने और चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम पायलट ने कहा कि मैंने पिछले 2.5 वर्षों में गहलोत के बहुत हमलों का सहन किया है। उनकी इस तरह की गालियों के बावजूद मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझ पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया गया था। 2020 में हम राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। हमने अहमद पटेल से बात की थी और एक रोड मैप तैयार किया था। पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी का भी अपमान किया है। इसके साथ ही पायलट ने राजस्थान चुनाव से महीनों पहले सरकार के भ्रष्टाचार और युवाओं से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकालने की भी घोषणा की। पायलट ने कहा, यह यात्रा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ होगी। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे गद्दार, निकम्मा आदि कहा गया। जो आरोप परसों लगाए गए, ये आरोप मैं 2.5 साल से सुन रहा था। हम अपनी सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जिस प्रकार का भाषण दिया गया, पहली बार देखा कि अपनी ही सरकार को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे, जिनकी एक साख है, उन पर आरोप लगा देना कि आप चंद रुपयों में बिक गए, मैं इसे गलत मानता हूँ। 3 साल से आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर पार्टी का अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाया। सचिन ने कहा कि 25 सितंबर को सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था ताकि वो विधायकों की बैठक ले पाएं और राज्य के नेतृत्व को लेकर फैसला कर पाएं, लेकिन वो बैठक तक नहीं होने दी गई। पायलट ने कहा कि उस समय सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष थीं। उनकी जो अवहेलना हुई, उनकी जो मानहानि हुई, उनकी जो बेइज्जती हुई, वो गद्दारी थी। पता नहीं कितने विधायकों को इस्तीफा दिलवाया गया, अपनी सरकार को संकट में खड़ा किया गया। टाइम्स नाउ ने भारत की रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी मामले में मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान टाइम्स नाउ के मुताबिक कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जज ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ड्राइवर और कैमरामैन की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी, उन्हें गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजना था। कोर्ट ने मान सरकार से पूछा कि उसने भावना के अलावा ड्राइवर और कैमरामैन को गिरफ्तार क्यों किया। टाइम्स नाउ के मुताबिक पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपनी गलती मानी। राज्य सरकार ने कहा कि कैमरामैन और ड्राइवर को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था। जज ने कहा कि ड्राइवर और कैमरामैन दोनों की जीने की आज़ादी छीनी गई है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान नवभारत के वकील ने अदालत से कहा कि भावना को टारगेट कर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार भावना किशोर और अन्य 2 को जमानत दे दी है। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मैसेस ने सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए रिमांड आदेश पर सवाल उठाया। भावना और अन्य 2 ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि ये मामला पंजाब राज्य के राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं था। याचिका में कहा गया है कि जिस समाचार चैनल के लिए वो काम कर रही थीं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 45 करोड़ रुपए की लागत से उनके आधिकारिक आवास के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था। इसी कारण समाचार चैनल को सबक सिखाने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ वर्तमान झूठा मामला दर्ज किया गया है, जो निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान याची ने कहा कि जब वो पीड़ित को जानती ही नहीं थी तो कैसे उसकी जाति के बारे में जानकारी हो सकती थी। ऐसे में उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला बनता ही नहीं है। साथ ही याची की गिरफ्तारी भी गलत तरीके से की गई है और उसे देर रात तक मजिस्ट्रेट के सामने केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए पेश किया गया था। बीजेपी और संघ से जुड़े संगठन बजरंग दल ने आज मंगलवार को कर्नाटक के मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया। दोनों संगठनों ने अपने कार्यक्रम की घोषणा कल सोमवार को ही कर दी थी, लेकिन चुनाव आयोग आज दोपहर को नींद से जागा।
कर्नाटक के तमाम मंदिरों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री शोभा समेत तमाम सांसद, विधायक, मंत्री और नेता आज सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे थे। इसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य में धारा 144 लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ रोकने का आदेश दिया। चुनाव आयोग की कुछ टीमें मंदिरों में हनुमान चालीसा बंद कराने पहुंची, लेकिन बजरंग दल ने चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक में कल बुधवार को मतदान है। बीजेपी और बजरंग दल ने पूरे इवेंट को चुनाव चालीसा में बदल दिया, इसीलिए आयोग को रोक लगानी पड़ी। गोवा सरकार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मई को गोवा में रहने वाले कर्नाटक के मतदाताओं के लिए पेड अवकाश घोषित किया है, यानी छुट्टी पर जाने वालों के पैसे उनकी सैलरी से नहीं कटेंगे। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कर्मचारियों पर लागू होगा, लेकिन इस पर भारी विवाद शुरू हो गया है। सबसे ज़्यादा ऐतराज गोवा की इंडस्ट्री कर रही है। उसका कहना है कि एक दिन की छुट्टी का पैसा हम क्यों भरें। तमाम राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग काम धंधे की वजह से रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी छुट्टी आज तक नहीं मिली। कभी किसी राज्य ने चुनाव होने पर ऐसी छुट्टी घोषित नहीं की। महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में दूसरे राज्यों के लोग भारी संख्या में रहते हैं, लेकिन उन राज्यों में कभी छुट्टी घोषित नहीं की गई। यूपी, बिहार में तो चुनाव होने पर वहां के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं बाकायदा छुट्टी लेकर वोट डालने अपने देश जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार की पेड छुट्टी नहीं मिलती है। बता दें, गोवा बीजेपी शासित राज्य है। छुट्टी घोषित होने से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिल रहा है कि बीजेपी एक एक वोट पाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार रोकने के बाद पीएम मोदी ने राज्य की जनता के नाम एक खुला पत्र जारी किया है, जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। बता दें, कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा है, आपने हमेशा मुझे प्यार और स्नेह से नहलाया है, ये मुझे दैवीय वरदान जैसा लगता है। उन्होंने ये भी लिखा कि अपने आज़ादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्यारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का इच्छुक है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला लक्ष्य शीर्ष 3 में पहुंचना है। ये तभी संभव है जब कर्नाटक तेजी से बढ़कर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए। बता दें, कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार के थमने के बाद पीएम मोदी का ये वोटिंग से एक दिन पहले प्रचार करने का नया तरीका है। कोलकाता, जयपुर में महिला पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाले गए हैं। हरियाणा के पेहोवा में किसानों ने आज मंगलवार सुबह प्रदर्शन किया है। जयपुर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने आज सुबह शहर में रैली निकाली। कोलकाता में डॉक्टरों के संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के महानिदेशक संदीप प्रधान सहित 2 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने पहलवानों द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के सदस्यों से मुलाकात की है। साक्ष्य मलिक ने बताया कि बातचीत के दौरान कोई प्रस्ताव या निर्णय नहीं हुआ और समिति ने केवल पहलवानों की मांगों को आगे रखा है। बता दें, साई ने अभी तक पहलवानों से बात नहीं की थी। साई अधिकारियों के सामने महिला पहलवानों ने जो मांगे रखी हैं, उनमें भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी शामिल है। उनकी ये भी मांग है कि ब्रजभूषण के परिवार के किसी भी सदस्य की कुश्ती महासंघ में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। बता दें, आज मंगलवार को पहलवानों के विरोध का 70वां दिन है। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल ने इस फिल्म को बैन करने की घोषणा की थी। फिल्म निर्माता और भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष अशोक पंडित ने द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में बैन करने की निंदा की है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये एक फिल्मकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला है। इससे पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केरला हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें विवादास्पद सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मेंशन किया है। यह केरला हाईकोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आया है। हाईकोर्ट ने यह तर्क देते हुए कि ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बता दें, फिल्म में दावा किया गया है कि युवा लड़कियों और महिलाओं के धर्मांतरण के बाद उनको इस्लामिक स्टेट में जबरन भर्ती किया जाता है। केरल हाईकोर्ट का कहना था कि इस फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि आईसिस की कहानी दिखाई गई है।
आफ्ताब पूनावाला द्वारा कथित तौर पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लगभग 1 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय कर दिए हैं। जांच अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला है कि पूनावाला ने 18 मई को शाम 6:30 बजे के आसपास हत्या को अंजाम दिया था, जब वॉकर के डेटिंग ऐप के जरिए एक व्यक्ति से मिलने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से आपने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह जगह ठिकाने लगा दिया। बता दें, दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।